क्या भारत एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है? आज हम इसी गंभीर सवाल की पड़ताल करेंगे और ये सारी जानकारी सीधे दिए गए स्रोतों पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2026 में भारत को एक परफेक्ट इकोनॉमिक स्टॉर्म का सामना करना पड़ सकता है? अब ये परफेक्ट स्टॉर्म होता क्या है? इसका मतलब है जब कई सारे आर्थिक संकट एक ही समय पर एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। चलिए इस खतरे की गहराई को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तूफानी बादलों की जो मंडरा रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर के और देश के अंदरूनी खतरे एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। तो देखिए, मार पड़ रही है और वो भी दोहरी। एक तरफ दुनिया में पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी कर दी है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ देश के भीतर ही एक बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है। पूरे 11 सालों में पहली बार मानसून के धोखा देने की आशंका जताई जा रही है। इस बाहरी संकट का सीधा असर देखिए। 23 मार्च 2026 को कच्चे तेल की कीमत $157 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और देश के अंदर क्या हो रहा है? कृषि पर खतरा मंडरा रहा है। अंदाजा ये है कि मानसून की बारिश सामान्य से भी कम, सिर्फ 92% के स्तर पर रहेगी। हमारी कृषि पर टिकी अर्थव्यवस्था के लिए ये वाकई एक खतरे की घंटी है। अब देखते हैं कि इन संकटों का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर आखिर पड़ कैसे रहा है। इसका पहला असर तो हम सब महसूस कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई। मार्च 2026 के ये आंकड़े देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.4% है, लेकिन असली चिंता की बात है खाने पीने की चीजों में लगभग 3.87% और ईंधन में 1.65% की बढ़ोतरी। जाहिर है, जब महंगाई बढ़ती है तो रुपया कमजोर होता है। जैसा कि एक संपादकीय में कहा गया था, कमजोर रुपया हमारी खरीदने की ताकत को और निवेशकों के भरोसे दोनों को ही गहरी चोट पहुंचाता है। ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस बार हालात इतने अलग क्यों हैं? याद कीजिए, 2008 में जब संकट आया हमने ब्याज दरें घटा दी। 2013 में हमने उन्हें बढ़ा दिया। लेकिन 2026 में हम ब्याज दरों को 5.25% पर स्थिर रखने के लिए जैसे मजबूर हो गए हैं। ये दिखाता है कि इस बार हमारे हाथ बंधे हुए हैं, विकल्प बहुत ही कम बचे हैं। चलिए अब जरा इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर आम भारतीय परिवारों पर पड़ रहे दबाव की बात करते हैं। इस आर्थिक तूफान का असली असर तो वहीं दिख रहा है। यहां एक बहुत जरूरी शब्द समझना होगा, वल्नरेबल मिडिल, मतलब असुरक्षित मध्य वर्ग। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा से तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हुए हैं। मतलब जरा सा भी कोई आर्थिक झटका लगता है तो वो वापस नीचे जा सकते हैं। उनके पास कोई पक्की आर्थिक सुरक्षा नहीं है। और इस वर्ग पर दबाव का सबसे बड़ा सबूत क्या है? बेरोजगारी। भारत के युवाओं में ये दर लगभग 45% तक पहुंच गई है। सोचिए, ये कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये कितने ही सपनों के टूटने की कहानी कह रहा है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2016 से 2021 के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 2 करोड़ 40 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। इसने बहुत से लोगों को वापस कम आमदनी वाली खेती की तरफ धकेल दिया है। और एक और बेहद चिंता की बात, हमारी बचत भी लगातार घट रही है। घरों की वित्तीय बचत अब जीडीपी के सिर्फ 5% पर आ गई है। इसका साफ मतलब है कि कर्ज बढ़ रहा है और परिवार भविष्य के लिए बचाने के बजाय आज की जरूरतें पूरी करने में ही लगा हुआ है। अब रुख करते हैं कृषि क्षेत्र का। यहाँ हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में 17,000 किसानों की आत्महत्या की खबरें दर्ज हुई हैं। ये आंकड़ा किसानों के गहरे वित्तीय संकट को दिखाता है। इसी संकट को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये असल में सरकार की तरफ से एक तरह का बाजार हस्तक्षेप है, ताकि किसानों को उनकी फसल की कीमतों में किसी भी बड़ी गिरावट से बचाया जा सके। ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे नीति निर्माताओं के पास आखिर विकल्प क्या है? यहाँ अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या असंभव त्रिमूर्ति। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी देश एक ही समय में 3 चीजें नहीं कर सकता: एक स्थिर एक्सचेंज रेट, पैसे का खुला लेन देन और एक आजाद मौद्रिक नीति। नीति निर्माताओं को इनमें से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, और ये बहुत ही मुश्किल फैसला होता है। और 2026 में तो ये फैसला और भी मुश्किल है।
हमारे देश से विदेशी पैसा बाहर जा रहा है। सोचिए, सिर्फ मार्च में $13.6 बिलियन नया निवेश भी देश में नहीं आ रहा है। नतीजा, हमारे रुपए पर भारी दबाव बना हुआ है। तो अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की। भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। चलिए इस पूरे संकट का सार समझते हैं और आगे की राह देखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? दुनिया भर में संघर्ष, देश में कमजोर मॉनसून और हमारी घरेलू आर्थिक कमजोरियां, इन तीनों का मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक परीक्षा है। यही है वो परफेक्ट स्टॉर्म जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इतनी सारी चुनौतियां एक साथ मुंबई खड़ी हों, तो एक ऐसी मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आखिर करना क्या होगा जो इन तूफानों को झेल सके? इसी सवाल के जवाब पर भारत के आने वाले कल का भविष्य टिका है।